पहली आवश्यकता लिखो। पिरामिड बना के लिखना है। क्या हो गया? चाय नहीं मिली क्या? लिखो, पहली आवश्यकता लिखो, शारीरिक या दैविक या जैविक आवश्यकता। अरे बस बस, बच्चा जब ज्यादा हंसता है तो उसके बारे में कहते हैं। बच्चा जब ज्यादा हंस रहा होता है तो उसके बारे में नहीं कहते हैं कि आज ज्यादा रोएगा। शारीरिक ओब्लिक जैविक ओब्लिक दैहिक आवश्यकता, फिजिकल नीड। हो गई पहली आवश्यकता। कोई नहीं, तो अभी गेट बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, नंबर 1 आवश्यकता में लिखना है शारीरिक ओब्लिक दैहिक ओब्लिक जैविक। लिख लिया क्या? नहीं लिखा क्या? हो गया ना? दोबारा बोलूं, शारीरिक ओब्लिक दैहिक ओब्लिक जैविक आवश्यकता। कोई नहीं, जहां सर सब ठीक तो है? सुनो मेरी बात, पहली आवश्यकता कौन सी होती है? शारीरिक आवश्यकता। इसका मतलब पहला सुख निरोगी काया। जब पहला सुख निरोगी काया होगा तो अगली आवश्यकता उत्पन्न होगी। जब यह आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी ना आपकी, तो आपको अगली आवश्यकता होगी। जैसे आज के दिन आपने भोजन मिल गया, आपको आज का भोजन मिल गया, इसका मतलब आज शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई है कि नहीं हो गई है? तो जब भोजन मिल रहा है तो आप ये सोचेंगे कि यार आगे सुरक्षा कर ली जाए। क्या कर ली जाए? सुरक्षा। तो दूसरी आवश्यकता कौन सी होगी? सुरक्षा की आवश्यकता। कौन सी है? सेफ्टी नीड। सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड। एक तो फिजिकल नीड है और फिजिकल नीड के बाद में कौन सी है? सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे 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 मान लो आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हुई, तो फिर अगली आवश्यकता आप ये सोचेंगे कि अब सरकार हमें Z+ सुरक्षा दे, दोनों और 4-4 कमांडो चले। हैं? यह सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह नहीं सुरक्षा। सुरक्षा की आवश्यकता यह है कि जो रोटी आज आपको मिल रही है वो रोटी आगे भी मिलती रहे। इस बात की सिक्योरिटी करना, इस बात की श्योरिटी करना। मुझे एक बात बताओ, आपकी पहली आवश्यकता पूरी हो चुकी है, वो है शारीरिक आवश्यकता। आप दूसरी आवश्यकता आप में उत्पन्न हो चुकी है, वो है सुरक्षा की आवश्यकता। और आप यहां जो बैठे हैं ना, वो किस लिए बैठे हैं? सुरक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए। मतलब नौकरी लग जाए तो जीवन की दाल रोटी हो जाए। यही तो है कि भाई जीवन में ये रोटी सुरक्षित हो जाए, जीवन में आराम से सब कुछ मिलता रहेगा। किसकी आवश्यकता करने जा रहे हैं आप? सुरक्षा की। इसका मतलब सुरक्षा और शारीरिक दोनों आवश्यकताओं को मिलाकर हम कह सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता। किसकी आवश्यकता है? रोटी कपड़ा और मकान की। समझ पा रहे हैं ना? बताओ, ये प्राथमिक आवश्यकताएं होती है कि नहीं होती है? भाई इनकी तो पूर्ति होना जरूरी है कि नहीं है? तो एक तो शारीरिक और दूसरी कौन सी? सुरक्षा। अब जब मान लो आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पूरी हो गई, आप नौकरी लग गए, और नौकरी लग के आप लोग स्कूल में पहुंच गए, स्कूल में आप लोग नौकरी कर रहे हैं, तो आप में एक नई आवश्यकता जन्म लेगी। और वो नई आवश्यकता कौन सी जन्म लेगी? ये जो नई आवश्यकता वो होगी सामाजिक सामाजिक स्नेह या प्रेम की आवश्यकता। इसे सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं लव नीड। प्रेम की आवश्यकता।
अरे प्रेम की आवश्यकता का मतलब ये होता है कि प्रेम की आवश्यकता का मतलब शादी विवाह की आवश्यकता, घर परिवार की आवश्यकता, बाल बच्चों की आवश्यकता। मतलब ये है कि सामाजिक सम्मान, सामाजिक स्नेह का मतलब है आपको भी अपने समाज में अन्य लोगों से प्रेम मिले, आपको भी उनके प्रेम का अवसर मिले। स्नेह हो, प्रेम हो, भला पूरा परिवार हो, अपना परिवार हो। और हम अपने परिवार में कम से कम स्कूल से जाएं तो स्कूल से जाने के बाद ये कहने वाला मिले कि टिफिन साइड में रख दो, आराम करो, मैं चाय बना के लाता हूं। घर से जब निकल रहे हैं, घर से जब निकल रहे हैं तो सुबह कम से कम ये कहने वाला मिले कि वो टिफिन वहां रखा हुआ है, लिया है कि नहीं लिया है। नहीं पूरे दिन चूहे लड़ेंगे, यही कहते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक सम्मान की, सामाजिक प्रेम की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति की जाती है। अच्छा, अब जब आप स्कूल में पहुंच गए तो स्कूल में पहुंचने के बाद आपको किसकी आवश्यकता हुई? प्रेम की आवश्यकता हुई, लव नीड हुई आपको, और आपने अपना घर परिवार बसाया, आराम से मौज मस्ती से आपके बाल बच्चे दिन कट रहे हैं। जब वो आवश्यकता पूरी हो गई, बाल बच्चे हो गए, दिन कट रहे हैं, तब आपको एक नई आवश्यकता ने जन्म लिया आप में, और वो होती है सामाजिक, सामाजिक सम्मान की आवश्यकता या फिर प्रतिष्ठा की आवश्यकता। एस्टीम नीड्स, प्रतिष्ठा की आवश्यकता, सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता। अच्छा, सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्या होती है? अब आपको यह लगता है कि अब देखो आपके पास शारीरिक आवश्यकता भी पूरी है, आपकी सुरक्षा की आवश्यकता भी कंप्लीट है, और यह सामाजिक स्नेह और प्रेम की आवश्यकता की भी आपकी पूर्ति हो चुकी है। तब आपको यह लगता है कि अब इस दुनिया में, इस समाज में, इस परिवार में, रिश्तेदारों में मुझे भी दो लोग जाने, मुझे भी पहचाने, मेरी भी प्रतिष्ठा हो, मेरा भी सम्मान हो। कम से कम कोई काम हो रहा है समाज में तो ये समाज, ये आस पड़ोस, ये रिश्तेदार, ये दुनिया मुझे पूछे, उस बात के लिए पूछे। ये सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। ये पहले नहीं हो सकती है। अब्राहम मैस्लो क्या कहता है? अब्राहम मैस्लो कहता है क्रम से ही होगी। जब यह आवश्यकता पूरी हो जाएगी ना, तब यह आवश्यकता आगे उत्पन्न आप में होगी। अब आप लोग सामाजिक सम्मान या प्रतिष्ठा की आवश्यकता के लिए कार्य करेंगे। जैसे आपको पता है ना, ये जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई और नौकरी से संबंधित हो। आपको ये पता, कुछ लोग गांव में ऐसे होते हैं, जब किसी के भी कोई फंक्शन हो रहा है तो उससे पहले उस व्यक्ति से जाकर पूछ के आते हैं कि चूरमा कितना बनाना है, कितने किलो का बनाना है। सोच के देखिए, वो उसकी सामाजिक सम्मान या सुरक्षा, ये प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। वो उस आवश्यकता से चल रहा है, उसको जाना पहचाना जाए। कम से कम ये हो कि हम जहां जाएं वहां जो लोग बैठे हैं वो हमारा सम्मान करें, वो हम हमारा सम्मान करें, खड़े हों, या फिर हम जब वहां से वापस निकल रहे हैं तो वो हमारा सम्मान करें, हमें सब प्रेम पूर्वक विदाई दे। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है कि आपकी सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। अभी आपकी नहीं है। ये अब्राहम मैस्लो सही कहता है, गलत नहीं है। अभी आपको ये कतई महसूस नहीं हो रहा है कि गांव में प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें मुझे भी आगे स्टेज पर बिठाया जाए, मुझे भी सापा पहनाया जाए, माला पहनाई जाए, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो चीजें महत्व ही नहीं रख रही है। वो चीजें महत्व कब रखेगी? क्रम से जब आप चलोगे। अभी आपके दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही है। तो शारीरिक के बाद सुरक्षा, सुरक्षा के बाद स्नेह, स्नेह के बाद में सम्मान। और जब व्यक्ति की सम्मान की आवश्यकता हो जाती, पूरी हो जाती है, तो फिर लास्ट और उच्च आवश्यकता कौन सी होती है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। आत्मसिद्धि की, और इस आत्मसिद्धि को ही हम लोग बोलते हैं आत्म वास्तविकरण की अवस्था। आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसको तो आप खूब बता देंगे मुझे, आत्मसिद्धि की आवश्यकता कौन सी होती है? मोक्ष। वेरी गुड। और आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताओ, बताओ, फेंको। हाँ, लिख लो, तुम लिख लो, बाद में पता नहीं लिखने का मौका मिले कि नहीं मिले, समझ तो बाद में भी लोगे तुम। बताओ। एक छोरी निसल्डी हो रही है, मान नहीं रही है। मतलब ध्यान ही नहीं है इसे। मैं यहां मोक्ष देने के बैठा हूं, तैयार हूं, हैं? हाँ बताओ, देखें। मृत्यु, मृत्यु के निकट।
और बताओ, आत्म सिद्धि की आवश्यकता सबसे उच्चतम आवश्यकता है क्या? इच्छाएं पूर्ण हो गई है, खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है ना। मतलब जीवन में शांति, सब कुछ छोड़ छाड़ देना, त्याग देना, पहाड़ों में चले जाना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, राम का नाम लेना है? नहीं है, नहीं है तो बताओ तुम। मोह माया को त्याग देना, अरे आत्म सिद्धि वाले बताओ भाई, बताओ है? जीवन में क्या किया उसका अवलोकन करना। हाँ, फिर किसी और आवश्यकता की आवश्यकता न हो। ऑनलाइन वालों ने लिखा है, फिर किसी और आवश्यकता की आवश्यकता न हो। यार ये तो बड़ा दार्शनिक जवाब हो गया। क्या हो गया रे बेच को, क्या हो गया? मैं तो किसी भी बेच में जाता हूं, पूछता हूं आत्म सिद्धि की, तो वो तुरंत प्रभाव से फेंकते हैं। कौन बताएगा मुझे ये ढंग से कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता ये होती है? हैं? बच्चों को ज्ञान देना। अच्छा, वो स्थिति आ गई है ना, बुढ़ापा आ गया ना, बच्चों को ज्ञान देंगे, मतलब पोते पोतियों को कहेंगे बेटा सही जाना स्कूल है। मृत्यु का इंतजार करेंगे। मृत्यु का इंतजार क्यों करें? पंखे नहीं है क्या? इंतजार करने जैसी क्या जरूरत है? किसी कुएं में कूद जाओ है। पूर्ण संतोष, आत्म सिद्धि की आवश्यकता। अच्छा आप सुनिएगा मेरी बात। आत्म सिद्धि की आवश्यकता होती है, उसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब अपनी, ध्यान से सुनना, आपकी सारी परिभाषाएं बदल रही है। व्यक्ति ने अब तक जो योग्यताएं और क्षमताएं अर्जित की है, सम्मान की आवश्यकता तक पहुंचने के लिए उसने कुछ बहुत सारी कौशल स्किल प्राप्त किए होंगे, बहुत सारी योग्यताएं अर्जित की होगी, बहुत सारी क्षमताएं अर्जित की होंगी उसने। अब तक जो भी क्षमताएं और योग्यताएं अर्जित किए, उनका 100% इस समाज में योगदान देना, उपयोग करना आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहलाती है। 100% क्षमताओं का उपयोग करना, आपने जो कुछ भी अब तक सीखा है उसका पूरा का पूरा उपयोग इस समाज के लिए करना और समाज में उत्पादन में बढ़ावा देना, परिवार के लिए और समाज के लिए। इसका मतलब है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता वाला व्यक्ति स्वतः स्फूर्त होगा, स्वतः स्फूर्त आत्म जागरूक होगा, सृजनात्मक होगा, नवीनता और चुनौती से युक्त होगा, समाज के प्रति अनुक्रियाशील होगा। मैं सीधा सीधा ये कहूं तो यह व्यक्ति चैन से सोएगा नहीं, यह व्यक्ति 24 घंटे काम करेगा। यह आत्मसिद्धि की आवश्यकता वाला व्यक्ति होती है, जिसने अब तक जो क्षमताएं अपनी प्राप्त की है ना, उन सारी क्षमताओं का उपयोग वो किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं। समाज का मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति। अपने परिवार के लिए अत्यधिक कार्य करना, अत्यधिक धन कमाना, अपने परिवार को अत्यधिक सुख सुविधा की कोशिश करना, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए योगदान में उत्पादन में बढ़ावा देना या योगदान करना। आपने जो कुछ भी अब तक सीखा है ना, जो भी सीखा है, उन सब का उपयोग कीजिए और भरपूर कीजिए। यह आत्मसिद्धि होती है। कहते हैं आत्मसिद्धि में व्यक्ति स्वतः स्फूर्त होता है। इसका मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको कहीं से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा आत्मसिद्धि वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति आत्म जागरूक होता है, अपने कर्तव्यों के प्रति सेल्फ अवेयर होता है। उसको पता है कि मुझे घर जाना है तो घर में 3 बच्चे हैं, ये लोग हैं, इतनी सब्जी की जरूरत होगी, अपनी चीनी की जरूरत होगी, इतनी चाय की जरूरत होगी, अपने आप लेके जाएगा, उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म जागरूक का मतलब यह भी होता है कि मेरी स्कूल 10 बजे लगेगी तो मुझे 9 बजे स्कूल के लिए तक रवाना होना है। आत्म जागरूक वो भी है। आत्म जागरूक वो भी है कि सुबह 5 बजे मुझे ये काम है तो वो सुबह 5 बजे अपने आप उठेगा। घर वाले जिसको 10 बार जगाते हैं ना, उठ जा रे, पढ़ ले रे, उठ जा रे, ये काम कर ले रहे, और फिर वो निशल्डा हुआ सोता रहता है। इसका मतलब वो अभी आत्मसिद्धि के नजदीक ही नहीं है। आत्म जागरूक होता है, समझ पा रहे हैं? समाज के प्रति अनुक्रियाशील होता है, समाज उपयोगी होता है, वो उसका समाज में महत्व होता है। वो यदि समाज से चला जाए तो पीछे समाज को ठेस पहुंचती है, समाज के कार्यों में बाधा आती है, रुकावट आती है।
वो मरता नहीं है। वो व्यक्ति अपनी 100% शक्तियों का उपयोग करते हुए नए नए कार्य करता है, नवीनता और जितने भी जीवन में चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। वो व्यक्ति क्या होता है? आत्मसिद्धि प्रकार का होता है। समझ पा रहे हैं ना? मोक्ष लेना, मरना, जीना ये इनसे संबंधित नहीं है। अभी तो व्यक्ति खुद कमाने लायक हुआ है। यही अवस्था होती है जब आप सामाजिक सम्मान और सुरक्षा की आवश्यकता हो जाएगी ना आपको, तब आप स्कूल में 100% योगदान देंगे अपना। सुबह 10 से लेकर 4 तक का स्कूल है तो आप 1 घंटे पहले जाएंगे, 1 घंटे बाद में आएंगे, बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे। घर जाने के बाद भी आप मार्केट में बच्चों के लिए सामान लेंगे ताकि बच्चे कल नए कार्यक्रम को कर सके, नई चीज को सीख सके। आप पूरा अपना पूरा योगदान करेंगे उसमें, पूरा घर परिवार के लिए, पूरा उन बच्चों के लिए, पूरा स्कूल के लिए, सब कुछ विभाग के लिए पूरा योगदान देंगे। आपने कभी देखा है कोई मास्टर होता है, वो मास्टर सामान्यतः स्कूल से आने के बाद अपने खेत में आते ही खेत में काम में लग जाता है। हम उसके पास से निकलते हैं और हम उसको मूर्ख समझते हुए आगे बढ़ जाते हैं और साथ में ये और कहते हैं कि क्या करेगा तू कमा के, वही बहुत सारे हैं, उनको कहाँ रखेगा, कम से कम आराम कर ले। अरे वो आपकी तरह लीचड़ इस शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए नहीं भाग रहा है। कौन सी आवश्यकता पूरी कर रहा है? वो आत्मसिद्धि की। क्योंकि उसने जो क्षमताएं और योग्यताएं प्राप्त की है ना, उनका वो क्या कर रहा है? इस समाज के लिए उपयोग कर रहा है। आगे बताऊंगा मैं, बहुत गड़बड़ होता है। जो शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता से पूर्ति करने के लिए जब तक वो बालक रहता है ना, व्यक्ति रहता है, तब तक वो नकारात्मक होता है और ऊपर हो जाता है फिर सकारात्मक। नकारात्मक का मतलब आलसी होता है, लीचड़ होता है, महत्वाकांक्षी तो होता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्षमता विहीन होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का व्यक्ति केवल नकारात्मक सोच सोचता है। उसको लगता है कि बस केवल रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर ली जाए। लेकिन ऊपर वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बालक हमेशा, व्यक्ति हमेशा सकारात्मक होता है। कैसा होता है? सकारात्मक होता है। इसलिए जो इन आवश्यकताओं में चल रहे हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों किया जा रहा है, ऐसा हाई धन क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो कौन सी आवश्यकता पूरी कर रहा है? आत्मसिद्धि की। उसका बात ये नहीं कि वो पैसे कमा के कहां जाएगा, बात ये नहीं, बात ये कि उसको जो चैन और सुकून मिल रहा है ना, वो उस आवश्यकता की पूर्ति होने से मिलेगा। और उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? वो जब तक अपनी 100% शक्तियों का उपयोग इस समाज के लिए नहीं कर देगा, तब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। वो अपने आप ही मोटिवेट होता है और उसको लगता है कि मुझे जो योग्यताएं और कौशल है उनको पूरा कर लेना चाहिए। समझ पाए क्या? तो आत्मसिद्धि का मतलब मोक्ष लेना नहीं होता है, मरना नहीं होता है। समझ गए? आत्मसिद्धि में, अरे ये उन व्यक्तियों में भी होता है जिस व्यक्ति को आपने अभी पूछ के आए ना चूरमा कितना बनाना है, उस व्यक्ति भी आत्मसिद्धि की आवश्यकता में चलता है। उस व्यक्ति को आप ये भी कह के आए होंगे कि प्रोग्राम है, इतने बजे बारात आ जाएगी, इतने बजे ये हो जाएगा, जो भी कोई कार्यक्रम हो रहा है ये आप आ जाना। तो वो आपको कहेगा कि देख मैं तो उस दिन तो यार जाऊंगा तो वहां, लेकिन मैं कोशिश करता हूं। आ जाएगा 2 घंटे पहले ही, 2 घंटे पहले आ जाएगा। कोशिश करना अलग बात है, उसके बाद आके पूरी चौधर करेगा। वो आदमी बैठेगा नहीं। आपको लग रहा है कि इस आदमी को चौधर की इच्छा होगी, नहीं है, वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूर्ति कर रहा है। वो आप सबको हैंडल करेगा, वहां पूरी मॉनिटरिंग करेगा कंप्लीटली। ये काम हलवाइयों को ऐसे संभालेगा, इसको ऐसे कहेगा, तू ऐसे कर लेन, ये कुर्सियां यहां रख देन, ये ऐसे कर देन। ये सारा काम करता है कि नहीं करता है? फिर खड़ा रहता है, जहां वो खाना चलता रहता है, जीवन चलता रहता है, वहां चारों ओर घूमता रहता है। और ये अपने जैसे होते हैं ना, अपने जैसे जो शारीरिक आवश्यकता के लिए वहां पहुंचे और पकड़े गए हैं, पकड़े गए इसलिए उनको वो चूरिया हाथ में दे दिया जाता है, बोले तू पुरस्कारी कर, मतलब लोगों को खाना खिला। ऐसा ही होता है ना। हम लोगों मन ही मन सोचते हैं कब गजाएंगे, कब पीछा छूटेगा, ये कितना खाएंगे, लेकिन चूंकि समाज के डर से हमें रहना पड़ रहा है, हम नकारात्मक है, वो व्यक्ति सकारात्मक है। और फिर वो लोग घूमते रहते हैं तो वो जोर जोर से आवाज करता है, ए चक्की वाला, ए चक्की वाला, चक्की वाला, पूड़ी वाला इधर चल रहे, ए सब्जी वाला, सब्जी वाला इधर। होता है ना एक व्यक्ति ऐसा। वो व्यक्ति कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है? आत्मसिद्धि से प्रेरित है। वो लवरेज है। वो जब तक उस कार्य को पूरा नहीं करेगा ना, जब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा, उसकी आवश्यकता की पूर्ति तब होगी जब वो कार्य सफल हो जाएगा। इसलिए वो व्यक्ति मेहनत करता है। कुछ लोग जो शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता वाले, दूर बैठे बैठे हंसते हैं उसको, बोले ये क्यों कर रहा है डोकरा, क्या हो गया इसको, ये कहां जाएगा, ये अपने आप ही हो जाएगा काम, ये क्यों दुख पा रहा है, ये क्यों परेशान हो रहा है। अरे वो परेशान नहीं है, उसकी संतुष्टि उसी में है। अब्राहम मैस्लो कहता है कि वो क्या कर रहा है, वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता पूरी कर रहा है। समझे मेरी बात को? और फिर ध्यान रखना, अब अब्राहम मैस्लो की एक बात मैंने उम्र के हिसाब से बताई है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन आवश्यकताओं के उत्पन्न होने के लिए उम्र का कोई लेना देना नहीं है।
उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है, उम्र से कोई मतलब ही नहीं है। हर कार्य में पहले शारीरिक से शुरू होकर आत्मसिद्धि तक पहुंचती है। अब जैसे मैं बताऊं, एक सवाल पूछा गया कि एक 8वीं कक्षा का बालक है, 8वीं कक्षा का बालक है जो अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होमवर्क, घर पे पढ़ाई, कक्षा में जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल याद करना, और यहां तक कि दिन भर केवल पढ़ाई ही करता रहता है, अपनी 100% क्षमताओं का उपयोग करते हैं। निम्न में से बालक कौन सी आवश्यकता की पूर्ति हेतु कार्य कर रहा है? किसके लिए कर रहा है? आत्मसिद्धि। समझ गए ना? आत्मसिद्धि की आवश्यकता में बालक स्वतः स्फूर्त होता है, आत्म जागरूक होता है, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम सोच के देख लो, घर पे तुम्हें किन किन को जगाना पड़ता है? राहुल कौन है? पहले था घर पे, घर वाले जगाते किस किस को है? बोले उठ जा रहे, फिर 2-4 बार में उठते हैं ना, जगाते हैं ना। हाँ, शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा तक है। नकारात्मक उदाहरण है। हाँ, कैसी उदाहरण है? नकारात्मक। अभी यहां नहीं पहुंचे हो आप तो शारीरिक से लेकर किसकी लिए चल रहे हैं? सुरक्षा की पूर्ति नहीं हुई अभी, कोशिश में लगे हुए हो। किस में लगे हुए हो? कोशिश में लगे हुए। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए कि ये अब्राहम मैस्लो ने बताया। किसने बताया? अब्राहम मैस्लो। समझदार तो होगा ही ना आदमी, लेकिन उसने अपने वाले बच्चों के लिए बता दिया होगा। अपने वाले बच्चों पर ये बहुत सारी चीजें लागू नहीं होती। हम क्या करते हैं कि शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, उसके बाद इसको छोड़ देते हैं बीच में, सीधे ही कहां जाते हैं? 3 नंबर तक जाते हैं। परिवार पहले बसाते हैं? परिवार पहले बसाते हैं। मैस्लो के अनुसार नहीं चले ना, उल्टा चले ना, फिर दुख पाते हैं। फिर क्या करते हैं? दुख पाते हैं। किसके लिए? उम्र भर इस आवश्यकता की पूर्ति को ढूंढते रहते हैं। फिर यहां से खतरा हो जाता है, यहां से भयंकर खतरा रहता है। कभी रूठ के पीहर चली जाती है, वापस मना के लाते हैं। कभी कहती है कि तुझे तो मतलब ही नहीं है मेरे से, तो क्या कर रहा है, तेरे पास पैसे ही नहीं है, तो कपड़े ही नहीं दिला सकता। अरे वो कहता है क्या करूं, मेरी गलती हो गई, यहां से डायरेक्ट यहां आ गया। मैं इस लोग को नहीं पढ़ा था, मैंने यहां से कहां चलना था? सुरक्षा। और फिर इसके बाद आगे बढ़ना था, है कि नहीं है? फिर तो काली गाय धूल रोजाना खानी पड़ेगी, फिर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ना ये आवश्यकता पूरी हो सकती, ना ये आवश्यकता पूरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता की पूर्ति इसकी भी नहीं होगी, तो आवश्यकता की पूर्ति इसकी भी नहीं होगी। वो पूरा का पूरा जीवन विरह में चला जाएगा। ये सुरक्षा की आवश्यकता यदि नहीं हुई तो। इसलिए कैसे चलना है? क्रम से चलना है, मैस्लो के अनुसार चलना है। देखो, ये आयु इस प्रकार की होती है, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। यह आवश्यकता गैर अनिवार्य आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? गैर अनिवार्य। जब चाहोगे ना तब मिल जाएगी, जब चाहोगे ना तब इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। लेकिन यदि इसके बिना इस आवश्यकता की ओर बढ़ गए ना, तो ये मिलनी नहीं है। जीवन में खत्म हो जाना है जीवन। उसके बाद पूरे जीवन में सिर्फ पछतावा बचना है, एक अफसोस बचना है। और आपको पता है ना कि यदि व्यक्ति का जीवन में कोई सपना और वो सपना टूट जाए तो वो कितना दुख देता होगा उसको। यदि आपका सपना है नौकरी लगना, तो इस आवश्यकता को, सही कह रहा हूं मैं, गैर अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ध्यान रखें, विशेष तौर से बच जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। ये सामाजिक समान। अच्छा, कुछ लोग तो क्या होते हैं कि इस आवश्यकता से पहले यहां पहुंच जाते हैं। हाँ, वो बीच वाले दोनों छोड़ देते हैं, मतलब वो बहुत हाई लेवल पर चले जाते हैं, प्रतिष्ठित लेवल पर। एक छोरा मेरे पास पढ़ता था, कांस्टेबल में पढ़ा करता था, वो छोरा आजकल इस आवश्यकता में चल रहा है, सामाजिक सम्मान की आवश्यकता में। ये दोनों ही नहीं हुई पूरी। ये तो छोड़ दी और ये मजबूरी में छोड़ दी, करे क्या? संभव भी तो नहीं है ना। ये दोनों आवश्यकताएं छोड़ दी, डायरेक्ट किस में आ गया? इसमें बड़ी बड़ी बातें करता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल, इनसे नीचे नहीं उतरता है वो। कमेंट भी करेगा ना, वो कोई पोस्ट भी करेगा तो उस पोस्ट में वो उतनी बड़ी बात करेगा। जैसे कोई रूस के साथ में मान लो कोई प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो वो उसको लेकर वो उसकी शर्तें लिखेगा, फिर कहेगा बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपसे यही उम्मीद थी, हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही समझौते करते रहिए। बताओ कौन सी आवश्यकता में चल रहे हैं? सम्मान। अच्छा, मोदी जी जैसे राजस्थान में आ रहे हैं तो फिर वो पहले ही लिख देगा पोस्ट पर, आप आइए ना, आपका स्वागत है, ये है।
वो है, पर उसमें हम नहीं टेक्निकल बातें लिखता है यार, लॉजिकल बातें लिखता है उसमें, कम नहीं लिखता है। मुझे उसको लग रहा है कि यार तू इस आवश्यकता में चला गया डायरेक्ट। अच्छा मैं उसको देखता हूँ ना, आज मैं समझाता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि ये पूरी कर ले पहले, नहीं ये कतई नहीं रहेगी, ये आवश्यकता खत्म हो जाएगी, इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इच्छा दमित रह जाएगी। तो शारीरिक, दैहिक या जैविक जो आवश्यकता है ना, इस आवश्यकता की पूर्ति, अच्छा उसको देखता हूं तो मुझे लगता है ये भी उसकी पूरी नहीं हुई है अभी, 35 किलो का है और चलता है, तो मुझे बैम रहता है, डर रहता है कि ये पहले गिरेगा कि इसकी पैंट पहले गिरेगी, डर और लगता है मुझे। ये भी पूरी नहीं है, ये है ही नहीं, इसका तो निशान ही नहीं मंडा भी, और सीधा कहां पहुंच गया, किसके अनुसार चलना है, अब्राहम मैस्लो के अनुसार चलना है। किसके अनुसार, अब्राहम मैस्लो। अरे होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, लिखो तो लिखो, ऐसे कैसे लिख लो, मेरा इस क्लास से कोई संबंध नहीं है इस बात से। अरे चुपचाप लिखना है भाई, बिना आवाज के लिखना है। अरे मत आवाज करो रे, यही छोरो, तुम तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति यहां मत करो। आत्म वास्तवीकरण, अरे आवाज नहीं करनी है, लिख ली क्या ये, नीचे लिखो। लिखो सबसे सबसे उच्चतम, सबसे उच्चतम देखो मनीषा भी जुड़ गई है, पूछ रही गुड इवनिंग सर कैसे हैं आप सब। बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल ठीक है, हम तो अपने सुरक्षा की आवश्यकता में चल रहे हैं। आप कौन सी आवश्यकता पूरी करके आए हैं? नहीं मतलब खाना वाना खा के आए हैं, शारीरिक आवश्यकता पूरी करके आए हैं? नहीं तो फिर पढ़ते इतनी देर में। क्या लिखा है? सबसे उच्चतम आवश्यकता होने के कारण, सबसे उच्चतम आवश्यकता होने के कारण, सबसे उच्चतम आवश्यकता होने के कारण इसे 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 मतलब इस सिद्धांत को, इसे आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। 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 समझ गए? नेक्स्ट लाइन में लिखो, आत्मसिद्धि व्यक्ति
देखो ये दीपक मुझे फिर ज्ञान दे रहा है बेचारा, सही कह रहा है ये तो कहने को तो। ये कह रहा है कि सर मैस्लो की बुक मोटिवेशन एक पर्सनालिटी है, नहीं मोटिवेशन और पर्सनालिटी है, लेकिन उस किताब में वो सिद्धांत नहीं दिया, जिसमें वो सिद्धांत दिया है ना वो अलग है। किताब तो है, किताब तो एक ही थोड़ी लिखी है, किताबें तो खूब लिखते हैं। लिखो क्या लिखा है, आत्मसिद्धि व्यक्ति स्वतः स्फूर्त, स्वतः स्फूर्त, अपने आप ही लिख लो देखें, स्वतः स्फूर्त, आत्म जागरूक, आत्म जागरूक, सृजनात्मक, सृजनात्मक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, नवीनता, समाज के प्रति अनुक्रियाशील। आत्मसिद्धि व्यक्ति होता है ना वो एक बार में लिख लेता है, लिखो समाज के प्रति अनुक्रियाशील, नवीनता एवं चुनौतियों से युक्त होता है, चुनौतियों से युक्त होता है, नवीनता एवं चुनौतियों से युक्त होता है। समझ गए क्या? बताओ सिद्धांत में कोई दिक्कत? कितनी आवश्यकताएं बताई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्लियर? और आत्मसिद्धि व्यक्तित्व की मैंने विशेषताएं भी। नेक्स्ट सिद्धांत पूरा हो गया। अच्छा इस सिद्धांत का निष्कर्ष बताओ ना आप मुझे, बालक मोटिवेट क्यों होता है? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। बस इस सिद्धांत का मतलब इतना सा है, बाकी फालतू की बकवास की है हमने। मतलब इतना सा है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बालक क्या होता है? मोटिवेट होता है। क्लियर? दूसरा सिद्धांत लिखो, नंबर 2। नंबर 2 अगला सिद्धांत है ना। पहला तो आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत था। नंबर 2 लिखो, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत बता सकते हैं किसने दिया? वेरी गुड, विलियम मैकडूगल ने। ये कैसे पता है रे आपको? सबको एक साथ ही पता है? कैसे पता हुआ है? बहुत बढ़िया। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। अच्छा क्या क्या होती है मूल प्रवृत्तियां? देखो आपको मैं एक पुरानी चीज से जोड़ता हूं। हम लोग जीरो से शुरू हैं? नहीं यार, नहीं। आपने 1-2 यूनिट तो पढ़ रखी थी पहले, मेरे से ही पढ़ा है ना पूरा, तो जुड़ जाएंगे आप लोग, है ना। अच्छा आपको पता हो तो हमने पहले दूसरे दिन ये चर्चाएं की थी कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, पृष्ठभूमि क्या रही है ना, बैकग्राउंड उसका क्या रहा है। तो मनोविज्ञान को पहले किसका अध्ययन माना जाता था? आत्मा का। उसके बाद मन के बाद चेतना के बाद, यही था। अच्छा विलियम मैकडूगल ने किसका माना था? व्यवहार का। किसका माना था? आपको पता हो तो चेतना का किसने माना था? विलियम वुंट ने। किसने माना था? विलियम वुंट। अच्छा विलियम वुंट के साथ और भी लोग थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे मतलब लगा इतना भूल गए होंगे तुम तो। याद है तुम्हें? याद है तो अब सुनो।
आसानी होगी। चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वुंट थे। उन्होंने 1879 में चेतना का विज्ञान माना। क्या माना? चेतना का। उसके बाद आपको बताओ तो 1890 के आसपास उसकी आलोचनाएं शुरू हो गई तो चेतना का विज्ञान हो गया नेग्लेक्ट। जब उसको त्याग दिया गया तब दुनिया में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करेगा, ये 1890 के बाद किसी को पता नहीं था। आपको बताओ तो 1905 में पहला व्यक्ति था विलियम मैकडूगल, जिसने ये कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। कहा था ना, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। इतने तनाव में कैसे बैठी है इस बच्ची, आपस में जानकारी नहीं हुई है? आपको पूछ रहा हूं, इतनी चिंता में क्यों बैठे रहना है? ये सभी बेरोजगार है। तुझे लग रहा होगा कि ये तो सब रोजगार शुदा है, तू ही बेरोजगार है। नहीं, या फिर तुझे लग रहा होगा इनको बहुत कुछ आता है। कुछ नहीं है, यही तेरे बारे में यही सोच रहे हैं कि इसको बहुत कुछ आता है। यही सोचते हैं ना। हाँ, इतनी चिंता लेके कहां जाना है? तनाव लेके तो कब तक जी पाएंगे? मुझे एक बात बताओ, क्या अपने बुजुर्गों की नौकरी थी क्या? कोई भूखे मरे हैं क्या? क्या उस टाइम रीट थी क्या? नहीं मरे ना, हम भी नहीं मरेंगे। बस ये कि कोशिश कर रहे हैं कि एक आराम से जी ले जीवन को। कैसे जी ले? सुकून से जी ले जीवन को। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश कीजिए, भरपूर। कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी है? डायरेक्ट अब आत्मसिद्धि की। किसकी करनी है? आत्मसिद्धि की। आत्मसिद्धि आवश्यकता में चले जाओ, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएगी। देखिए, पहली बार विलियम मैकडूगल कह रहा है कि व्यवहार का अध्ययन हो सकता है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान हो सकता है। ऐसी बात कही ना पहली बार। तब लोगों ने उसे जाकर विलियम वुंट ने कहा कैसे हो सकता है, तूने ऐसे कैसे कर दिया? उसने कहा कि काली गाय धूल खाली नहीं कहूंगा, यही कहा था उसने। लेकिन उसके बाद उसने वॉटसन को बुलाया था, उन दोनों ने अध्ययन किया था ना। विलियम मैकडूगल ने प्राणियों के व्यवहार करने के लिए, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कर रहा है। प्राणी व्यवहार कैसे करता है, व्यवहार क्यों करता है, इस बात का ही तो अध्ययन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? व्यवहार मतलब कार्य होता है कि नहीं होता है? व्यवहार मतलब कार्य। प्राणी कार्य क्यों कर रहा है? तो इसने एक अपनी थ्योरी दी थी। इसने कहा था कि प्राणी व्यवहार करने के पीछे एक ही कारण है, और वो है मूल प्रवृत्ति। क्या होती है? मूल प्रवृत्ति। और ये मूल प्रवृत्ति ही प्राणी के व्यवहार करने के लिए मोटिवेट करती है, और इसी वजह से वो व्यवहार करता है। इसका मतलब है प्राणियों के व्यवहार करने के लिए इसने पहली बार मूल प्रवृत्तियां बताई थी। क्या बताई थी? जिम्मेदार मूल प्रवृत्तियां जो व्यवहार को संचालित करती है, और एक नहीं होती है। इसने कहा ऐसी 14 मूल प्रवृत्तियां होती है। इसने कहा कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है? 14। अच्छा, मूल प्रवृत्ति क्या होती है? तो ध्यान रखना, मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कैसी होती है? इसका मतलब मूल प्रवृत्ति को वातावरण द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है। मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्ति किसी न किसी संवेग के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है? पहले एक इमोशन आएगा। पहले क्या आएगा? इमोशन, एक भाव आएगा, एक फीलिंग आएगी। उस फीलिंग के कारण क्या उत्पन्न होगी? मूल प्रवृत्ति होगी। अरे नहीं समझे, आपको पता है मूल प्रवृत्ति पता नहीं क्या है? मूल प्रवृत्ति कुछ नहीं है। आप में एक फीलिंग उत्पन्न हुई है ना, उस फीलिंग के कारण आप जो पहला कार्य करने जा रहे हैं ना, धरातल पर जिस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं, वो मूल प्रवृत्ति है। और मूल प्रवृत्ति इसलिए कहा क्योंकि वो आपने जन्मजात प्राप्त की है। वो तो आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन जन्मजात प्राप्त की है, और सब में समान होती है। क्या होती है? सब में समान होती है। जैसे मैं उदाहरण दूं, यदि मान लो आप में एक संवेग उत्पन्न हुआ, और वो हुआ क्रोध का। किसका हुआ? उदाहरण दे रहा हूं मैं, क्रोध का आप में संवेग उत्पन्न हुआ। छोड़िए, मान लो आप में भय का संवेग उत्पन्न हुआ, मतलब आपको डर लगा। क्या हुआ? डर। भय का संवेग उत्पन्न हुआ तो दुनिया का कोई भी प्राणी होगा ना, वो उस भय के प्रति पहला जो कार्य करेगा ना, वो करेगा भागना, प्लाइन करेगा कि नहीं करेगा? मैं ये कह रहा हूं कि ये जन्मजात प्राप्त हुई है उस प्राणी को, चाहे कोई सा भी प्राणी है, मनुष्य है या अन्य प्राणी। भय भी है ना, भय आराम से बैठी हुई है, अचानक से साइड में जाके आप बताओ मत उसे, और जाके उसे डराओ। हाँ, उसके पास जाके साइड में जाके उसको करो हो,
अच्छा, जैसे ही आप लोग ये करेंगे तो निश्चित रूप से वो भय भागेगी, पलायन करेगी कि नहीं करेगी? अरे दुनिया का कोई सा भी प्राणी है, यदि उसे भय उत्पन्न होगा तो वो पलायन करेगा। इसका मतलब किसी संवेग के कारण पहला कार्य जो धरातल पर आपने उतारा है, धरातल पर किया कि नहीं किया है? संवेग दिखाई नहीं देता है, संवेग द्वारा किया गया कार्य दिखाई देता है। संवेग कभी भी दिखाई नहीं देगा, संवेग दिखाई नहीं देते हैं, संवेग आंतरिक होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग देख सकते हैं, और देख सकते हैं इसलिए उस कार्य को बोलते हैं मूल प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं? मूल। लेकिन मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है, संवेग से उत्पन्न होती है, व्यक्ति के व्यवहार को यही तो संचालित करती है कि नहीं करती है? व्यक्ति के व्यवहार की व्याख्या इन्हीं के आधार पर की जा सकती है, जन्मजात होती है। इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन हम कर सकते हैं, आमूलचूल परिवर्तन नहीं, लेकिन कुछ संशोधन, इसमें शोधन कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? सब्लिमेशन कर सकते हैं। ये चीजें आगे समझाऊंगा मैं, शोधन क्या होता है इसमें। इसका मतलब है कि मूल प्रवृत्ति क्या होती है? परिवर्तनशील। आमूलचूल परिवर्तन नहीं है, कम ज्यादा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? कम ज्यादा की जा सकती है। अच्छा, ये होती तो सब में समान है, सब में समान है, सब में पाई जाती है। इसका मतलब ये सार्वभौमिक होती है। क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। लेकिन ध्यान ये रखना, ये जो मूल प्रवृत्तियां होती है ना, इनकी तीव्रता सब में अलग अलग होती है। मूल प्रवृत्तियां अलग अलग नहीं है, इनकी तीव्रता सब में अलग अलग है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को मैंने यहां आपको, आप बैठे थे और मैंने आपको डराया। क्या किया? डराया। डराया तो निश्चित रूप की बात यह है कि आप लोग यहां से पलायन करेंगे, भागेंगे। अब एक व्यक्ति को मैंने डराया तो वो व्यक्ति दौड़ के भाग के उस गेट तक जाके रुक गया, वापस देख रहा है कोई आ तो नहीं रहा है, डर लग तो नहीं रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति आपके साथ वाला ऐसा होगा जो यहां से दौड़ता जाएगा, जालोरी गेट तक नहीं रुकेगा। दोनों की मूल प्रवृत्ति तो सेम थी, लेकिन उनकी तीव्रता में क्या था? अंतर था। इसका मतलब तीव्रता अंतर अलग होती है, बाकी तो मूल प्रवृत्तियां सब में क्या होती है? समान होती है। इसका मतलब मूल प्रवृत्तियां सब में समान पाई जाएगी और उनकी तीव्रता क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। तो पहली बार दुनिया में प्राणी कार्य क्यों करता है, व्यवहार क्यों करता है, इस बात को समझाने के लिए विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या की थी? 14 मूल प्रवृत्तियों की। और इन 14 मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या वाले पूरे थ्योरी को हम लोग बोलते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। किसने दे दिया? विलियम मैकडूगल ने। बोलो आज के आनंद की। लिखो, जैसे काम नहीं चलेगा, लिखो। क्या लिखा है? विलियम मैकडूगल लिख दिया। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, यार मैं तो भजनी होता ना, मजा आता, मुझे आनंद आता है। जाके इन 5 भजन बोलता फिर कहता चाय ले आओ। 5 भजन पूरे हो गए। फिर उनको कह देता सब्जी किसकी बना रहे हो? अपने लिए तो हल्दी की बनाना। हाँ, और क्या मारवाड़ की हल्दी की सब्जी होती, पूछो मत। आ जाऊं ऐसे? कहां कोई कहता तो नहीं है, कहां आ जाऊं? हैं? अरे यार पक्का हल्दी की सब्जी के तो मैं ले चला जाऊं मैं जैसलमेर। हैं? क्या बनती है, क्या टेस्ट बैठता है उसका, और ऊपर वो बाजरे की रोटी है, बाजरे की रोटी, चूरे, हल्दी की सब्जी, ओ छोटे छोटे कटिंग वाले प्याज, फिर ऐसे मचका के, और ये ले भैया, आहा, जितनी खाई जाए नहीं यहां तक खा। यदि नहीं खाई जा रही है तो उसमें दही डाल दे और फिर मिक्स कर दे, और अब स्वाद और अपर स्वाद चला जाएगा। ये मारवाड़ वालों की बस की कहानी है ना? केवल मारवाड़ वालों की बस की कहानी है। शेखावाटी वालों हमारे यहाँ हल्दी जानते ही नहीं है। हल्दी उसी को जानते हैं, हल्दी पाउडर को, कि जो सुक्का पाउडर आता है ना, है इधर इधर। अब सीख गए तो इधर से ले जाके सिखाया इन्होंने ये।
खैर कोई नहीं, अब आ जाओ वापस, चलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार बालक, इस सिद्धांत के अनुसार बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है। दोबारा वापस पूरी बताऊं कैसे कैसे बनाई जाती है, कैसे बाज रही रोटी से। इस सिद्धांत के अनुसार बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण, बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है। बालक मूल प्रवृत्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है। मूल प्रवृत्तियों के कारण अभिप्रेरित होता है। समझ गए ना? एक निष्कर्ष इतना ही निकला है ना। अब नीचे अलग से लिखो। लिखो, प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, अभी तो अपने पास एक क्लास और है ना। हाँ हाँ, प्राणियों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैकडूगल ने सर्वप्रथम मैकडूगल ने सर्वप्रथम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। 14 14, 13 + 1, 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के पीछे, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के उत्पन्न होने के पीछे एक संवेग जिम्मेदार होता है। एक संवेग जिम्मेदार होता है। एक संवेग जिम्मेदार होता है। अब आपको पूछे कि विलियम मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं? एक ही बात है ना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, अलग से एक छोटी सी हेडिंग लगाओ, मूल प्रवृत्ति। इस पर 4 शब्द लिखते हैं। मूल प्रवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? सही लिखा है मैंने, इंस्टिक्ट। मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टिक्ट। सही है? इंग्लिश मीडियम वाले, मीडियम 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 इंग्लिश। बहुत बढ़िया। लिखो लिखो लिखो, मूल प्रवृत्ति में लिखो। देखो, ये जन्मजात होती है, ये जन्मजात होती है। ये जन्मजात होती है। इसकी दूसरी बात लिखो, ये सभी प्राणियों में पाई जाती है। ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, अतः सार्वभौमिक होती है। ये सभी प्राणियों में पाई जाती है, अतः सार्वभौमिक होती है। ये सभी प्राणियों में पाई जाती है,
अतः ये सार्वभौमिक होती है। नेक्स्ट लिखो, इनकी तीव्रता सब में समान नहीं होती है। इनकी तीव्रता सब में समान नहीं होती है। इनकी तीव्रता सब में समान नहीं होती है। नेक्स्ट लिखो, ये प्राणी के व्यवहार को संचालित करती है। ये प्राणी के व्यवहार को संचालित करती है। नेक्स्ट लिखो, ये परिवर्तनशील होती है। ये परिवर्तनशील होती है। अर्थात इनका शोधन किया जा सकता है। परिवर्तनशील होती है अर्थात इनका शोधन मतलब शुद्धिकरण, सब्लिमेशन, अर्थात इनका शोधन किया जा सकता है। इनका शोधन, कई बार आपने देखी है ना ऐसे झाग प्लवन विधि द्वारा धातुओं का हम लोग क्या करते हैं, शोधन ही तो करते हैं, उनमें अशुद्धियां हटाते हैं, तो इसमें से अशुद्धियां हटाई जा सकती है। अच्छा, कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं और कितने संवेग है, यही लिख लेते हैं, आगे बाल विकास में नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक तरफ तो क्या लिखते हैं, संवेग, एक तरफ क्या लिखते हैं, मूल प्रवृत्ति। टेबल बनाओ तो एक तरफ संवेग और एक तरफ मूल प्रवृत्ति। संवेग और मूल प्रवृत्ति। हाँ, क्या लिख लिया, संवेग मूल प्रवृत्तियां। अच्छा चलो, पहला संवेग बताओ। देखे, एक संवेग होता है जिस संवेग का नाम होता है भय, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, समझ गए ना आप लोग। तो भय की मूल प्रवृत्ति लिख लो, पलायन। हाँ लिखना है, टेबल बनानी है। भय की मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, पलायन होती है। अच्छा, क्रोध की मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, क्रोध की मूल प्रवृत्ति, क्रोध की मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा। क्या होती है, युयुत्सा मतलब होता है युद्ध प्रियता ना, या युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। युयुत्सा या युद्ध की इच्छा। अच्छा बताओ, मान लो आपको अचानक से किसी पर क्रोध आया है, क्या आया है, क्रोध, गुस्सा आया है। गुस्सा आया तो आपका पहला एक्शन क्या होगा, प्रारंभिक अनुभूति। अरे गुस्सा आता है तो सबसे पहले आपको युद्ध प्रिय लगता है। युद्ध मतलब ये नहीं कि आप चाइना बॉर्डर पे चले जाएंगे जाके फिर उनसे लड़ रहे हैं पाकिस्तान वालों से, वो युद्ध नहीं।
युद्ध का मतलब निश्चित सी बात है कि आप उससे भिड़ना चाहेंगे। ये नहीं कि भाई शारीरिक रूप से भिड़ रहे हैं, आप मानसिक रूप से भी आप लोग उसे वापस कुछ कहना चाहेंगे। पहली, अब उसमें तीव्रता अलग अलग होती है। कोई तो केवल और केवल 2-4 गालियां निकाल के छोड़ देता है, और कोई वो होता है जो पकड़ के पीटने लगता है, फिर जब तक नहीं छोड़ता है जब तक ही मारता नहीं। तो कुल मिला के युद्ध, जब क्रोध आएगा तो क्रोध में कौन सी होती है? युयुत्सा, युद्ध प्रियता की, युद्ध प्रियता। किसी में तो ये मूल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। किसी में आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति से आपने सुना होगा, कई बालक से, किसी लड़के से कहते हुए बोले, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मैं ये नहीं देखता हूं मेरा बाप भी बीच में आ जाएगा तो वो भी जाएगा। इसका मतलब है कि वो उसमें मूल प्रवृत्ति की तीव्रता बहुत भयंकर रूप से है। शोधन करने की आवश्यकता है उसमें। किसकी आवश्यकता है? शोधन, सब्लिमेशन करने की आवश्यकता है। गणेश, सुधारने की आवश्यकता है इसको, शुद्धिकरण कर इसका। ये मूल प्रवृत्ति की तीव्रता अच्छे संकेत नहीं है, हैं? हाँ, धैर्य रखना। रुक जा, तू रुक जा। हाँ, नंबर 3, बातें मत करो आपस में। घृणा। घृणा की मूल प्रवृत्ति क्या होती है? निवृत्ति। क्या होती है इसका मतलब? घृणा है पीछा छुड़ाना। कभी आपने सुना है ना, आई हेट यू? सुना है सर? कभी मौका नहीं मिला आपको? मिला है, आई हेट यू। अरे आई हेट यू के बाद जो पूर्व प्रवृत्ति होती है ना, प्रवृत्ति वो ये होती है, बस बस तू चला जा, तू शकल मत दिखा, तू दूर हो जा मेरे से, तू मुझे दिखना मत वापस। इसका मतलब क्या है? निवृत्ति, मतलब त्याग देना। मतलब क्या होता है? त्याग देना, उस चीज से दूर हो जाना। देखो, घृणा और ईर्ष्या में अंतर होता है। घृणा जो होती है ना, वो केवल और केवल निवृत्ति तक सम्मिलित होती, शांत हो जाती है, मतलब उसको त्याग दिया। लेकिन ईर्ष्या हो जाएगी ना, तो केवल त्यागने से नहीं होगा, वो दूसरे दिन कहेगा मैं आ रहा हूं, बदला लिया जाएगा तेरे से। क्या किया जाएगा? बदला लिया जाएगा। तो घृणा, निवृत्ति का मतलब तो क्या होता है? त्याग देना। सही कह रहा हूं मैं? घृणा मतलब क्या होता है? निवृत्ति। निवृत्ति मतलब क्या होता है? त्याग देना। हाँ, हो गया? अगला बताओ तो है। ए नहीं दिखाई दिया क्या आपको? इनको दिखाई दे दिया। ए नहीं, अरे नहीं, हम सामान्य भाषा में कहते हैं ना भूख, मतलब ए भूख। नहीं नहीं, ये वो भूख नहीं है। ये कौन सी है? ये वो है जो शरीर में भोजन की कमी के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ है, जो चालक उत्पन्न हुआ है, वो क्या है? भूख है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भूख लगेगी तो पहली मूल प्रवृत्ति क्या होगी? क्या करेंगे? अरे भोजन करेंगे, लेकिन भोजन होगा कहां? पहले इसकी खोज तो करेंगे ना। भूख लगते ही भोजन पड़ा होगा क्या आपके पास? भोजनान्वेषण। क्या होगा? भोजनान्वेषण। ये बहुत आवाज कर रहे हो तुम, बीच बीच में शांत नहीं होते हो तुम। पीछे वाला नहीं कह रहे हैं आवाज, पीछे वाले बैठे बैठे पढ़ रहे हैं आराम से। आवाज तो आगे ही आ रही है। ये जो यहां से यहां जो मोहल्ला है ना, ये थोड़ा संक्रमित है। नहीं, ये तो दोषारोपण है। हाँ, भूख, भोजनान्वेषण। अरे भोजनान्वेषण समझे ना? भोजन धन अन्वेषण, भोजनान्वेषण है ना। अच्छा, भोजन अन्वेषण का मतलब होता है भोजन की खोज करना। सबसे पहले आप भोजन की खोज करेंगे। भूख लगेगी तो टिफिन में है, उस ढाबे पे मिलेगा, सब यहाँ कहीं किचन में रखा हुआ है, कहाँ है, सबसे पहले उसकी खोज में आप लोग निकलेंगे। तो ये पहली प्रवृत्ति होती है ना। अब किसी में तीव्रता ज्यादा होगी तो वो दौड़ के जाके टिफिन को पूरा देखेगा ही नहीं, बिखेर के जल्दी जल्दी खाएगा, तो वो तीव्रता अधिक है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल शांति से भोजन करेगा, भोजन शांति से खोज करेगा। अगला बताओ।
आश्चर्य, आश्चर्य का क्या होगा? जिज्ञासा ना, आश्चर्य। जैसे मान लो अचानक कोई आ जाए, अचानक कोई आ जाए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? सबसे पहले वो जानने की इच्छा होगी, बोले यार तू इस टाइम। ये आश्चर्य पर क्या हुई है? जिज्ञासा हुई है। सबसे पहले जानने की क्या हुई है? अच्छा, कई बार आपको लोग कहते हैं ना कि यार मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो बोले नहीं बताओ बताओ, बोले नहीं नहीं बताऊंगा नहीं, सरप्राइज दूंगा, बोले नहीं अब बताओ, क्योंकि जानने की इच्छा हो रही है। क्या हो रही है? जानने की। तो पहली मूल प्रवृत्ति क्या होगी? आश्चर्य पर जिज्ञासा। अब किसी ने कह दिया ना कि मैं तुझे परसों तेरा बर्थडे है उस पर एक सरप्राइज दूंगा, तो जिज्ञासा होगी ना। अब जिसमें मान लो ये प्रवृत्ति ज्यादा होगी, वो तो कहेगा नहीं तुझे मेरी कसम है बताना पड़ेगा, अब भी बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो तीव्रता अधिक है। और कोई सोचेगा कि ठीक है देख लेंगे, फिर वो गिफ्ट गिफ्ट विफ्ट लेके आता है, फिर उसका डोर दिखता है, ये था क्या सरप्राइज। आश्चर्य से जिज्ञासा है। नेक्स्ट है आमोद। आमोद, आमोद होगा तो पहली मूल प्रवृत्ति क्या होगी? हास्य होगा। आमोद होगा तो पहली मूल प्रवृत्ति हास्य। इसका मतलब पहला कार्य उसके बाद में क्या किया जाएगा? हास्य, हंसा जाएगा। अब कुछ लोगों की तीव्रता कम होगी तो वो आराम से हंसेंगे, कुछ की ज्यादा होगी तो वो डाकी की तरह हंसेंगे। फिर वो आमोद की मात्रा पे भी तो डिपेंड करेगा, ये संवेग की मात्रा पे भी डिपेंड करेगा। क्या हो गया है? आमोद क्या होता है पता है ना? आमोद मतलब संवेग है। अब मैं इसको कैसे समझा सकता हूं? आमोद क्या होता है? आमोद एक संवेग है, और संवेग से हंसी आती है। क्या आती है? हंसी। जैसे कोई दूसरा दूसरे के गुदगुदी करे ना, तो शरीर में आमोद उत्पन्न होता है। क्या होता है? आमोद। और आमोद उत्पन्न होगा तो उसमें कौन सा संवेग है? कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी? हास्य की प्रवृत्ति होगी। अगला बताइए 7 नंबर। ये कोई दूसरा बता दीजिए ना एक बार। है वात्सल्य। वेरी गुड। वात्सल्य, वात्सल्य को स्नेह भी लिख सकते हैं ना, चाहो तो आप भले आप वाला भी लिख सकते हैं। वात्सल्य उत्पन्न होगा, स्नेह उत्पन्न होगा, प्रेम उत्पन्न होगा, तो बताइए कौन सी मूल प्रवृत्ति होगी? हैं? वेरी गुड। ये वात्सल्य है ना, ये वात्सल्य अपने वाला नहीं है। ये वात्सल्य एक मां का बेटे से किया गया प्रेम है, वो वात्सल्य होता है। और इसमें हमेशा शिशु रक्षा की भावना उत्पन्न होती है। किसकी होती है? शिशु रक्षा, या फिर इसे कहते हैं संतान कामना। क्या होती है? संतान के लिए सुखी रहने की कामना की जाती है। कभी आपने माँ और उसके बेटे को आपस में खेलते हुए देखा होगा। छोटा सा बच्चा होता है, माँ की गोद में होता है, और कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि माँ को ये वात्सल्य उत्पन्न होता है, और बच्चा गोद में रहेगा तो वात्सल्य उत्पन्न होगा। वात्सल्य उत्पन्न होता है तो फिर वो उसको उछालती है, उछाल के खेलती है, फिर उसको अपनी छाती से चिपकाती है, कहती है कि किसने मारा मेरे बच्चे को? ओ किसने मारा? ओ ये क्या है? ये वात्सल्य। और वात्सल्य के प्रति शिशु रक्षा क्या दर्शाई जा रही है? शिशु रक्षा या संतान कामना दर्शाई जा रही है। अगला बताओ। है विषाद कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं ना, है ना? विषाद को दुख कहेंगे ज्यादा सही रहेगा ना, या कष्ट कहेंगे? चलिए विषाद बोल दिया। विषाद या दुख या फिर कष्ट, क्या हो गया? है क्या कोई संकट पैदा हुआ है? क्या विषाद उत्पन्न हुआ है क्या बीच में? नहीं है। छोड़ो, आवाज मत करो। ए रुक जा रे यार।
विषाद, दुख या कष्ट, बताओ देखें क्या होगा यार। विषाद दुख होगा तो सबसे सबसे मेन प्रवृत्ति तो पाई जाएगी शरणागति। क्या पाई जाएगी? शरणागति, मतलब किसी शरण में जाने की इच्छा, किसी की शरण में जाने की इच्छा। जैसे आपको पता हो तो किसी को दुख उत्पन्न होता है तो फिर वो रोता है बेटा बेटा, वो कहता है मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, दुनिया को कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब वो चाहता है कि कोई मुझे अपनी शरण में ले ले। अच्छा, कभी बच्चा होता है ना, उस बच्चे को मान लीजिए दुख उत्पन्न हुआ, वो रोया तो सीधा वो भाग के उसको कोशिश करेगा कि अपनी मां की गोद में चला जाऊं। इसका मतलब वो शरणागति में जाने का प्रयास करेगा। तो दुख या विषाद या कष्ट उत्पन्न होगा तो वो शरणागति की मूल भावना होगी उसमें। फिर वेरी गुड, आत्माभिमान। बताओ देखिए आत्माभिमान क्या होता है? आत्म गौरव। आत्माभिमान का मतलब होता है स्वयं पर यदि आप में अभिमान का संवेग उत्पन्न होता है। अभिमान मतलब स्वयं पर गर्व, घमंड नहीं कह रहा हूं मैं। स्वयं पर यदि उसे गर्व फील होता है तो निश्चित सी बात है कि उसे रुका नहीं जाएगा, वो अपने गौरव की कथा कहेगा, अपने गौरव को सामने प्रदर्शित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अरे जब उसमें आत्म अभिमान उत्पन्न हुआ तो वो अपने गौरव की क्या कहेगा? कथा कहेगा। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, अच्छा कार्य किया तो निश्चित सी बात है कि आपको आत्म अभिमान होगा, और आत्म अभिमान होगा तो उस कार्य को आप लोग उसकी गौरव गाथा सबको सुनाने का प्रयास करेंगे। जब भी आत्म अभिमान होता है ना, तब आप क्या कहेंगे? आत्म कथा की बात करेंगे, गौरव की बात करेंगे। लेकिन जैसे आत्म अभिमान होता है ना, वैसे आत्महीनता भी तो हो सकती है ना। अरे स्वयं पर जैसे अभिमान हुआ ना, आपको गर्व हुआ, उसी प्रकार से स्वयं पर हीनता भी तो आ सकती है ना। मतलब स्वयं से घृणा भी तो हो सकती है ना। ये आत्महीनता का मतलब स्वयं से घृणा होती है। आत्महीनता, ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या होगा? दैन्यता। वेरी गुड, क्या होगी इस समय? दैन्यता, मतलब गरीबी प्रदर्शित करेंगे। गरीबी मतलब पैसों वाली नहीं है। गरीबी एक शब्द, एक अलग सा भाव होता है ना। गरीबी मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं हो, बेचारा, बेचारे का भाव आएगा। अरे जैसे मान लो कोई एक आदमी क्रिकेट खेलने गया और उसने 2-1 छक्के 2-1 चौके मारे ढंग से, आत्माभिमान हुआ उसे? आत्माभिमान हुआ तो वो आकर सबको बताएगा, वहां जो जितने भी लोग बैठे ना उन सबको बताएगा कि बॉल तो ऐसे आई थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन मैंने पीछे हटके एक तो सीधा स्टेट में दे दिया। बताएगा कि नहीं बताएगा? आत्मगौरव हुआ कि नहीं हुआ? आत्मगौरव कथा कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यदि दूसरी स्थिति ये बनती है, वो बाहर बैठा है, अंदर कोई खेल रहा है, वो उसको ज्ञान दे रहा है, ढंग से खेल रहे, ए थोड़ा आगे बढ़ के खेल रहे, थोड़ा पीछे होके खेल रहे, वो उसको ज्ञान दे रहा है, मैं होता नहीं इस बॉल पे, रहे यार इतनी आसान बॉल निकाल दी यार तूने, कब जीतेंगे, क्या हो जाए। ज्ञान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? नंबर आया, वहां गया पहली बॉल पे बोल्ड। अब याद करो सिचुएशन, देखो वापस पवेलियन आ रहा है, वो वापस पवेलियन आ रहा है तो खुद पर घृणा महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है? अच्छा, उसकी स्थिति दैन्यता जैसी होगी, उसकी गरीबी उसकी देखने लायक बनेगी, उसके चेहरे से पता लगेगा ये गरीब है, ये बेचारा है, ये कह रहा है मुझे कुछ मत कहना, मुझे कुछ भी मत कहना, मैं गलती हो गई थी क्योंकि मैंने यहां बैठे बैठे फालतू की बकवास कर ली थी। वो दैन्यता है कि नहीं है उसकी? वो उसकी क्या है? गरीबी को प्रदर्शित करता है, दैन्यता। आत्महीनता मतलब दैन्यता। जब छोटा बच्चा होता है ना, कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है ना, और आपको पता लगता है, आपके सामने वो पहली बार आता है, आप सोच के देखिए उसकी क्या स्थिति रहती है। उसे आत्महीनता उत्पन्न होती है और वो बच्चा दैन्यता महसूस करता है ना। तो ज्यादा दैन्यता महसूस नहीं करवानी चाहिए, थोड़ी करवानी चाहिए। अगला अधिकार भावना, मतलब स्वामित्व कहूंगा ना मैं, ज्यादा सही नहीं रहेगा। स्वामित्व, स्वामित्व, स्वामित्व होगा तो क्या होगा? संग्रहण, संचय की प्रवृत्ति पाई जाएगी। किसकी प्रवृत्ति?
संचय प्रवृत्ति, ये संचय प्रवृत्ति में सारी चीजें आ गई है ना, संग्रहण वगैरह, अधिकार वगैरह। संचय की प्रवृत्ति मतलब बताओ। स्वामित्व है। अरे जैसे मान लो आप दुकान पर गए और दुकान पर जाके आपने सामान खरीदा, वहां से क्या खरीद सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मिर्ची, 50 ग्राम धनिया, यही है। ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम गुड़ है, यही चीज आती है। 2 पेन, एक रफ रजिस्टर, हाँ, 2 शैम्पू के पाउच, हाँ, वो कभी कभी यूज लेते हैं ना। हाँ। तो आपने आपने खरीदा, खरीदने के बाद आपने उससे कहा, उसने काउंटर पे लाके सब अलग अलग चीजें रख दी है। उसके बाद आपको ने उसको पूछा अभी कभी कितने कितने रुपए हुए? उसने कहा 400 रुपए हो गए हैं। बोले 400? यार किस बात के हो गए हैं? बोले यार हो गए ये तो। आप लोग आप लोगों ने फोन पे निकाला और उसको फोन पे किया, 6 पिन दबाई। 6 पिन दबाते ही वो जैसे ही डन हुआ, डन होते ही आपका एक हाथ गया यूं, मतलब अब सामान क्या हो गया है? आपका हो गया। जैसे ही स्वामित्व उत्पन्न होता है तो कौन सी प्रवृत्ति आती है? संचय की प्रवृत्ति आती है। जुआ खेलते हैं ना लोग बाग, तो जुआ खेलते हैं तो वो पत्ती चलाते रहते हैं, दोनों के पैसे, सबके पैसे जो लगे हुए ना वो वहां पड़े रहते हैं, और जैसे ही वो पत्ती अपने पक्ष की गिरी, गिरते ही बोले ले। अरे ताश पत्ती खेलते हैं तो नहीं होता है क्या? पत्ती अपने पक्ष की गिरती है तो सबसे पहले अपना हाथ वहीं जाता है कि इन पत्तियों को इधर खींच लो। होता है कि नहीं होता है? तो स्वामित्व की भावना जैसे ही उत्पन्न होगी ना, वैसे ही संचय प्रवृत्ति होगी। कौन सी प्रवृत्ति होगी? संचय प्रवृत्ति होगी। इसके बाद है एकाकीपन। एकाकीपन, अच्छा एकाकीपन होगा तो वेरी गुड। जैसे ही आप अपने आप को अकेले महसूस करेंगे, जैसे ही अकेले महसूस करेंगे, वैसे ही आप लोग या तो मैसेज करेंगे या फोन करेंगे या दोस्तों के यहाँ रूम पर चले जाएंगे, बोले यार आज तो मैं अकेला फील कर रहा हूं यार। इसका मतलब आपके सबसे पहले प्रवृत्ति कौन सी आएगी? सामूहिकता। बोले यार इस टाइम फोन कैसे किया? बोले यार मन नहीं लग रहा था, अकेला फील कर रहा था। तो ये क्या हो गई? सामूहिकता। अरे एक ने बहुत बड़े चौड़े लंबी इंग्लिश में लिख दिया है, पता नहीं क्या लिखा है, माथा फोड़ी कर रहा हूं मैं। अगला बताओ है कृति भाव। कौन सा भाव? कृति भाव। अच्छा कृति भाव होता है कार्य करने की इच्छा, उसको बोलते हैं रचनात्मकता। क्या होती है? अच्छा कई स्थितियों में इसको सृजनात्मकता भी बोल सकते हैं हम लोग। जब व्यक्ति की कोई कार्य करने की इच्छा होती है तो निश्चित रूप से वो कोई ना कोई नई रचना करता है, नया कार्य करता है। हैं? क्या रही है? अरे संभाल भाई, अरे तू जा यार। है वो गैस बता रहे हैं, उसको कह जा। नहीं यार ऑनलाइन है, ऑफलाइन करते मैं कर दूं, कह दूंगा। हैं? अब भी आ रही है क्या? अब आ रही है क्या? नहीं, अच्छा ठंडी हवा आ रही होगी है ना? हाँ। बताओ, एक और रह गया ना छोरे, कौन सा रह गया रे? वेरी गुड, लिख लो।
कामुकता की मूल प्रवृत्ति होती है काम प्रवृत्ति। हाँ, वो तो उन्होंने तो ऐसे ही अफवाह फैलाई थी, उनका तो कुछ नहीं है, वो तो डर नहीं है ना। हाँ, देखो ये भारत जा गया, भारत मुझे पूछ रहा है कि सर टू इम्पोर्टेंट कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेट ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट आर। बेटा भारत क्यों पूछ रहा है ये जब हम बाल विकास पढ़ेंगे, पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो अपने आप बता दूंगा मैं। या अभी बताने से क्या हो जाएगा, पूरी मनोविज्ञान हो जाएगी क्या कंप्लीट। इंतजार कर, थोड़ा इंतजार कर, इंतजार करना सीख, इंतजार का फल मीठा होता है। लिख लिया क्या? क्या हो गया? अरे ये इतनी क्या हो गया रे, तुम्हें क्यों बातें कर रहे हैं? हैं? कोई दिक्कत है क्या? तो एक दिन आराम से हाथ खड़ा करके फिर मुझे बताए कि सर ये दिक्कत है। हाँ, सीटेट में आया था तो सवाल तो आएंगे ही यार। सीटेट में क्यों, कहीं से भी आए सवाल तो आएंगे ही ना, किसी में भी आए, कहीं ना कहीं से तो आए ही होते हैं। तो या तो सीटेट से पहले पूछता तो काम आता, अब तो क्या काम का है, अब तो आंसर की सीटेट भी दे देगा, वो संस्थान भी दे देगा। हाँ, और या फिर कहीं सर्च करके देख ले, उत्कर्ष पे बिल्कुल सीटेट का पेपर सोल्व करवाया गया है, देख ले मिल जाएगा। है चौथा नंबर काम, कामुकता होती है, जिसे काम प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। लिख लिया क्या? कितना नंबर सिद्धांत हो गया? छोरो शांत हो जाओ रे, ए छोरो शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, फालतू की बातें मत करो, काम की बात करो सिर्फ। दो सिद्धांत हो गए, तीसरा लिखो। कौन सा लिखेंगे तीसरा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया है? वेरी गुड, सिगमंड फ्राइड। लिखो, सिगमंड फ्राइड लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार बालक अचेतन मन के कारण, बालक अचेतन मन के कारण किसी कार्य को करने के लिए, बालक अचेतन मन के कारण किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित रहता है, अभिप्रेरित रहता है। अभिप्रेरित रहता है। समझे मेरी बात को? सिर्फ इतना सा है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार पूछे तो कौन से मन के कारण? अचेतन मन के कारण। नेक्स्ट लाइन में लिखो,
फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां भी बताई। फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां भी बताई। फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियां भी बताई। एक बार लिखना नहीं, देखना है। कितनी मूल प्रवृत्तियां बताइए? एक कौन सी बताइए? दूसरी कौन सी बताइए? थैनेटोस। अच्छा, इरोज क्या होती है? किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित है। ये हो गई जीवन से संबंधित। और थैनेटोस किससे है? मृत्यु से संबंधित है। यही बात है। अच्छा, इरोज को जिजीविसा बोलते हैं हिंदी में, जीने की इच्छा। और थैनेटोस को क्या बोलते हैं? युयुत्सा नहीं, मुमूर्षा। क्या बोलते हैं? मुमूर्षा। मुमूर्षा मतलब मरने की इच्छा। सिगमंड फ्राइड कहता है आदमी में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, एक तो होती है इरोज और एक होती है थैनेटोस। एक तो जीवन से संबंधित है, एक उसकी मृत्यु से संबंधित है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई बालक जिस बालक में इरोज नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, तो बालक क्या करेगा? इरोज नामक मूल प्रवृत्ति आ रही है तो जीवन जीने की इच्छा रहेगी उसकी। और यदि थैनेटोस प्रकार की मूल प्रवृत्ति आती है तो व्यक्ति क्या करेगा? मर जाएगा मृत्यु के लिए। अरे वेरी गुड। जीवन में क्या होगा? निर्माणात्मक और विध्वंसात्मक दो प्रकार के कार्य करेगा। अच्छा देखिए, ये जो प्रवृत्ति होती है ना, ये इरोज, ये एक प्रकार से सकारात्मकता को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? सकारात्मकता को। और ये किसको दर्शाएगी? नकारात्मकता को दर्शाएगी। और ध्यान रखना, ये जो प्रवृत्ति है ना, इस प्रवृत्ति में बालक कैसे कार्य करेगा? निर्माणात्मक कार्य करेगा। और इसमें कैसे करेगा? विध्वंसात्मक कार्य करेगा। अरे मतलब ये है कि यदि जिस व्यक्ति में इरोज नामक मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहेगा। वो उन कार्यों को तेज गति से करेगा, निर्माणात्मक कार्य करेगा, नए नए कार्य करेगा। लेकिन यदि जिस बालक में विध्वंसात्मक प्रकार की है, जिस बालक में यदि थैनेटोस प्रकार की मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो वो अपने जीवन में नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा। मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस प्रोग्रेस करेगा, प्रोग्रेस नहीं करेगा, विध्वंसात्मक प्रकार के कार्य करेगा। जैसे एक बालक गणित मिला रहा है, क्या कर रहा है? गणित मिला रहा है। ये साइकोलॉजी पढ़ रहा है, वो साइकोलॉजी याद कर रहा है, उसको साइकोलॉजी याद कर रहा है। यदि उसमें इरोज प्रकार की प्रवृत्ति उत्पन्न है तो निश्चित रूप से वो साइकोलॉजी को ठीक ढंग से लिख कर, बोलकर, सुनकर, देख कर, कैसे ही करके कोशिश करके उस साइकोलॉजी को आगे से आगे याद करने का प्रयास कर रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। वो नई नई चीजें उसमें खोज रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और यदि जिस व्यक्ति में ये थैनेटोस नामक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वो बालक क्या करता है कि वो बालक जहां है वहीं छोड़ देता है, वो आगे नहीं बढ़ता है, वो जैसी है ना वैसी उसे देख लेता है। मतलब एक विध्वंसात्मक प्रकार से है, वो प्रोग्रेस नहीं सोचता है। इसका मरने और जीने से कोई संबंध नहीं है कि वो व्यक्ति मर जाएगा और वो व्यक्ति जीवित रहेगा। यदि ऐसे हो तो आधे लोग तो मर जाए कब के। वो एक व्यक्ति सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब है उसमें इरोज है। और यदि एक नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ रहा है ना, इसका मतलब उसमें थैनेटोस। लिखो तो लिखो। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। एक लिखो इरोज, क्या लिखा है? इरोज। इसमें लिखूं ये जीवन से संबंधित होती है, ये जीवन से संबंधित होती है। इसमें व्यक्ति सकारात्मकता का प्रदर्शन करते हुए, इसमें व्यक्ति सकारात्मकता का प्रदर्शन करते हुए
इसमें व्यक्ति सकारात्मकता का प्रदर्शन करते हुए निर्माणात्मक कार्य करेगा, निर्माणात्मक कार्य करता है। प्रदर्शित करते हुए निर्माणात्मक कार्य करता है। दूसरे लिखो थनेटोस, थनेटोस, थनेटोस। इसमें क्या लिखोगे? लिखो ये मृत्यु से संबंधित है, ये मृत्यु से संबंधित है। इसमें व्यक्ति, ये मृत्यु से संबंधित है, इसमें व्यक्ति नकारात्मकता दर्शाते हुए नकारात्मकता दर्शाते हुए विध्वंसात्मक कार्यों को अंजाम देगा, विध्वंसात्मक कार्यों को, विध्वंसात्मक कार्यों को अंजाम देगा। हो गया? लेकिन इस सिद्धांत का एक ही निष्कर्ष निकलता है, और वो क्या है? बालक मोटिवेट क्यों होता है? अचेतन मन के कारण। लिख रखा है इसमें, किसके कारण होता है? अरे सिगमंड फ्राइड का नाम आते ही अचेतन मन को लेके कुएं में कूद जाना है। एक ही सवाल सही होगा उसका, वो क्या रहेगा? अचेतन मन। समझ रहे हैं क्या? सिगमंड फ्राइड किसको मान रहे हैं? अचेतन मन को मान रहे हैं। अगला सिद्धांत लिखें। अगला सिद्धांत क्या होता है? अगला सिद्धांत यार इतने तो उपलब्धि अभिप्रेरणा वाले लिखो पहले। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? मैक्लिलेन एंड एटकिंसन। मैक्लिलेन एंड एटकिंसन। मैक्लिलेन एवं एटकिंसन। कै कबूतर वाला, से सुअर वाला, और नए लास्ट में लिखा हुआ है। हैं? मैं नहीं, नए, नए फॉर नल, नए फॉर नानी है। अरे किसन नहीं होता है, किसन। उसके ऊपर एक बिंदी लगाई है, किंसन किया है हमने। किसन के ऊपर क्या लगाई है? और उसको किंसन कर दिया है, एटकिंसन। मैक्लिलेन। ये तो ठीक है, दो ही नाम लिखवाए मैंने, दो और है इसमें सही होगी। एक का नाम है होइनगा और दूसरे का नाम है होइनगा। होइनगा एंड होइनगा, जैसे क्रो एंड क्रो है ना, वैसे होइनगा एंड होइनगा, दो लोग और हैं? हाँ सही होगी इसके। क्या करना है अपने? तो यही है, मुश्किल से याद हो रहे हैं। क्या होती है रे उपलब्धि अभिप्रेरणा? क्या कहता है ये सिद्धांत? परिणाम मुखी। अच्छा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है कि बालक
मोटिवेट उपलब्धि प्राप्त करने के लिए है। बालक मोटिवेट क्यों है? आपको कोई बालक मोटिवेट मिले ना तो उसको पूछना पड़ेगा भाई तू मोटिवेट क्यों है। तो यदि वो कहे ना कि मैं उपलब्धि प्राप्त करने के लिए मोटिवेट हूं, या जो मेरी उपलब्धि है ना उस उपलब्धि से मैं मोटिवेट हूं, जो मुझे उपलब्धि मिलने वाली है ना उससे मैं क्या हूं? मोटिवेट हूं और कार्य कर रहा हूं। आप देखिए आप सब के सब मोटिवेट किससे हैं? आप में उपलब्धि अभिप्रेरणा कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है? और आप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या है? मोटिवेट। अच्छा, उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? तो देखिए, किसी एक श्रेष्ठता के किसी एक खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा, श्रेष्ठता के किसी एक खास लेवल को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है ना उसको बोलते हैं उपलब्धि अभिप्रेरणा। जैसे आप एक श्रेष्ठता का खास लेवल प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे मास्टर बनना है, इसका मतलब उसको लेकर आप मोटिवेट है ना, तो वो क्या बन जाएगा? आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा बन जाएगा। लिखो, इसके अनुसार बालक इसके अनुसार बालक इसके अनुसार बालक उपलब्धि इसके अनुसार बालक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु इसके अनुसार बालक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित रहता है। उपलब्धि प्राप्त करने हेतु अभिप्रेरित रहता है, मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा के कारण। सीधे सीधी बात यह है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य, उपलब्धि अभिप्रेरणा का तात्पर्य अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति द्वारा श्रेष्ठता के किसी खास स्तर को प्राप्त करने की इच्छा ओब्लिक चाह है। चाहना होता है ना, अरे चाह नहीं, चाहत में तय काटना पड़ेगा। प्राप्त करने की इच्छा ओब्लिक चाह से लगाया जाता है। अगला लिखो, प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया? ये विक्टर ब्रूम ने, है ना? विक्टर ब्रूम ने। विक्टर बस बस तुम पढ़ने तो लायक हो ही नहीं, तुम्हें तो लिखवाता ही रहूं ना तो ही ठीक है। पता नहीं तुम्हारे क्या दिमाग में चल रहा है यार। प्रत्याशा क्या होती है? आशा, उम्मीद। आशा या उम्मीद को ही तो प्रत्याशा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यह सिद्धांत हमें कहता है कि बालक किसी कार्य को इसलिए करता है, कार्य को करता है मतलब मोटिवेट रहता है। बालक किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि जो कार्य वो कर रहा है उसे उसके वांछनीय परिणाम मिलने की आशा होती है, उम्मीद होती है। वांछनीय परिणाम मतलब जो वो चाहता है। वांछनीय मतलब वही तो होता है ना, जो वो चाहता है। इसका मतलब आप अभी तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको वांछनीय परिणाम मिलने की क्या है? उम्मीद है।
उम्मीद है कि नहीं है? अच्छा, इसीलिए कहते हैं ना कि दुनिया उम्मीदों पर कायम है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये सिद्धांत कह रहा है, विक्टर ब्रूम कह रहा है कि दुनिया किस लिए कायम है? उम्मीदों पर। दुनिया मोटिवेट क्यों है? उम्मीदों पर। जो भी वो कार्य कर रही है उसके बारे में वो यही सोचती है कि मुझे इसका कौन सा परिणाम मिले, वांछनीय परिणाम मिले। लिखो तो, वांछनीय परिणाम, प्रत्याशा का सिद्धांत लिखा है, लिखो। लिखो, इसके अनुसार बालक किसी कार्य के वांछनीय परिणाम, लिख लो देंगे कोशिश करके। कुछ तो आके अटक जाते हैं यहां आके। अब उनको लगता है वो लिखवाएगा तो ही लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। लिखो कोशिश करके, गलत सलत लिखा जा रहा है तो भी लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, या क्या लिखा है, इसके अनुसार बालक किसी कार्य के वांछनीय परिणाम मिलने की उम्मीद ओब्लिक आशा के कारण अभिप्रेरित होता है। समझ गए? तो उम्मीद के कारण अभिप्रेरित होता है। एक लिखो, लक्ष्य स्वरूप का सिद्धांत। किसने दिया ये? लिख लो, लोके एवं लाथम। लोके एवं लाथम। लोके एवं लाथम। देखो, एक तो बालक ऐसा था जो केवल उपलब्धि के कारण, क्या हो रहा था, उपलब्धि के कारण श्रेष्ठता के खास स्तर को प्राप्त करना चाह रहा था, इसलिए मोटिवेट था। एक व्यक्ति ये कि जो कार्य कर रहा है लेकिन उसे उम्मीद है कि मुझे उसका वांछनीय परिणाम मिलेगा, इसलिए। अब ये कह रहा है कि बालक को लक्ष्य का स्वरूप मोटिवेट करेगा। लक्ष्य कैसा है डिपेंड इस पर करेगा। यदि लक्ष्य का स्वरूप अच्छा है, स्वरूप मतलब उसका आकार, आकृति, रंग, रूप। स्वरूप का मतलब यही तो होता है किसी चीज का स्वरूप, क्या, उसकी एक संरचना। तो लक्ष्य की संरचना आपको प्रभावित करेगी। यदि लक्ष्य डंका और मिलने वाला है, आपको लग रहा है कि मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप ज्यादा मोटिवेट रहेंगे। और आपको लग रहा है कि यार क्या होगा, 52,000 की निकालती तो क्या हो, 40 लाख फॉर्म भरेंगे। आपको यह भी लग रहा है कि यार वैकेंसी तो इतनी सी आई है, वैकेंसी तो कितनी सी आई है, वैकेंसी तो आई है चिन्नी सीख, और फॉर्म भरेंगे इतने सारे हैं। तो वैकेंसी तो इतनी सी है, फॉर्म भरेंगे इतने सारे। बताओ वो लक्ष्य का स्वरूप आपके लिए बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आपको मोटिवेट करेगा क्या? करेगा, लेकिन बहुत कमजोर रहेंगे आप लोग। जैसे मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करते करते ये सोच रहे हैं कि यार यूपीएससी तो बहुत मुश्किल है। जैसे मान लो आपने एक लक्ष्य रख लिया और कार्य करने जा रहे हैं, लक्ष्य रख लिया और आप ईंट भट्टे पर जा रहे हैं और आराम से ईंटें उठा उठा के और ईंटें पका रहे हैं, जमा रहे हैं उनको, और आपने टारगेट रख लिया कि मुझे अरबपति बनना है। क्या करना है? अरबपति बनना है। बताओ आपको लक्ष्य का स्वरूप मोटिवेट करेगा कि नहीं करेगा? जैसा उसका आकार होगा, जैसा उसका रंग, रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार, प्रकृति होगी, वो निश्चित रूप से मोटिवेट तो करेगा। यदि लक्ष्य ढंग का है ना तो कार्य ज्यादा होगा, और लक्ष्य ढंग का नहीं है तो कार्य क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है, लिखो तो,
लिखो लिखो, क्या लिखा है? लक्ष्य स्वरूप का सिद्धांत लोके और लातम। लिखो इसके अनुसार लक्ष्य का स्वरूप, स्वरूप ऑब्लिक लगा के लिखो निर्धारण। लक्ष्य का स्वरूप ऑब्लिक निर्धारण बालक को अभिप्रेरित करता है, बालक को अभिप्रेरित करता है। एक और लिख लो सिद्धांत। अभिप्रेरणा का अक्ष एवं वाई सिद्धांत। अभिप्रेरणा का अक्ष एवं वाई सिद्धांत। अभिप्रेरणा का अक्ष एवं वाई सिद्धांत लिख लिया? किसने दिया है? मैक ग्रेगर ने दिया है। मैक ग्रेगर ने दिया है। अभिप्रेरणा का अक्ष एवं वाई सिद्धांत। और दिया किसने? मैक ग्रेगर ने। अभिप्रेरणा कौन सा सिद्धांत है? अक्ष एवं वाई सिद्धांत। अच्छा देखिए, सुनिए मेरी बात। ये सिद्धांत कह रहा है कि बालक को मोटिवेट करने के लिए कितने कारक जिम्मेदार होते हैं? दो कारक। एक कारक का नाम क्या है? दूसरे कारक का नाम क्या है? वाई कारक। ये जो बालक अक्ष कारक से मोटिवेट होगा उस बालक का नजरिया नकारात्मक होगा, और जो बालक वाई कारक से मोटिवेट होगा उसका नजरिया सकारात्मक होगा। जो बालक अक्ष कारक से मोटिवेट होगा वो केवल आवश्यकता, आवश्यकता कौन सी आवश्यकता? जो केवल आवश्यकता, एक तो शारीरिक और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा, इस आवश्यकता की प्राप्ति हेतु ही कार्य करेगा। और इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा, इस प्रकार का जो बालक होगा वो आकांक्षा विहीन होगा। कैसा होगा? आकांक्षा विहीन होगा। आकांक्षा विहीन मतलब अपेक्षा होगी नहीं उसे किसी चीज की। आकांक्षा विहीन होगा। वो व्यक्ति क्षमता विहीन होगा। कैसा होगा? क्षमता विहीन होगा। वो व्यक्ति आलसी होगा। क्या होगा? आलसी होगा। और इन सब का एक ही सार है, वो व्यक्ति लिचड़ होगा। कैसा होगा? लिचड़ प्रवृत्ति का होगा। सकारात्मक अवधारणा से प्रेरित बालक जो होगा ना, वो शारीरिक आवश्यकता से अपने आप को शुरू करेगा, लेकिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता पूरी न हो जाती है। इसलिए इस प्रकार का बालक पॉजिटिव सोचेगा, बड़ी सोच का होगा और महत्वाकांक्षी होगा। कैसा होगा? महत्वाकांक्षी होगा। और वो बालक क्षमता युक्त होगा। क्या होगा? क्षमता युक्त होगा। और वो बालक आलसी नहीं होगा, वो बालक आत्म जागरूक होगा। क्या होगा? आत्म जागरूक होगा। वो बालक स्वतः स्फूर्त होगा। क्या होगा? स्वतः स्फूर्त होगा। होगा कि नहीं होगा? स्वतः स्फूर्त होगा। बताइए आप लोग कौन से कारक से प्रेरित हैं? कौन से? अक्ष कारक से। कौन से कारक से प्रेरित है? अक्ष कारक से प्रेरित है। और केवल और केवल, केवल और केवल सर रीट का सिलेबस चेंज हुआ है। जो हमारा जो एप ले रखा है वो एक्सपायर हो गया, तो हमारे जो न्यू टॉपिक है वो कहां से मिलेंगे और अब हमें क्या करना होगा? इसके लिए उत्कर्ष टोल फ्री नंबर पर कॉल की बात कीजिएगा, वो बताएंगे आपको। अब ये मत पूछिए उत्कर्ष टोल फ्री नंबर, ये आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, वहां से मिल जाएंगे आपको। हाँ, मैं क्या कह रहा था, आप कौन से कारक से? हम लोग अक्ष कारक से प्रेरित है। किससे?
अक्ष कारक से। इसलिए हम लोग बिल्कुल आलसी प्रकार के लोग हैं। कैसे हैं? आलसी। घर पे भी खूब नींद लेते हैं, यहां भी खूब नींद लेते हैं। हम लोग महत्वा आकांक्षा विहीन है, कोई आकांक्षा नहीं है अपने पास में, कोई क्षमता नहीं है अपने पास में, क्षमता विहीन लोग हैं, लीचड़ प्रकार के लोग हैं। मजबूरी में बैठे हैं। किस में बैठे हैं? मजबूरी में। बहुत भयंकर मजबूरी हो रखी है, गले तक आ रखी है, इसलिए यहां पर बैठे हैं हम लोग। ऐसा ही हो रहा है ना? ऐसा व्यक्ति केवल और केवल यही सोचता है कि हे भगवान, हे भगवान, एक बार नौकरी लगवा दे, हे भगवान, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा, किताबें बेच दूंगा, अपने आराम से घर परिवार में रहूंगा, मस्ती से मौज करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, सुबह 9 बजे उठूंगा। यही सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना? तो हम लोग नकारात्मक प्रकार के हैं। और यदि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो एक शुरुआत है, ये तो क्या है? शुरुआत है, ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, ये तो केवल और छोटी सी शुरुआत है हमारी, अभी तो हमने उड़ान भरी है ना? सारा आसमान बाकी है। यदि ऐसी उल्टी सीधी बातें कोई भी करता है तो निश्चित सी बात है कि वो कौन से कारक से प्रेरित है? वायु कारक से है। किस कारक से है? वायु कारक से है। वो व्यक्ति यहाँ इतना जल्दी नहीं रुकेगा। लेकिन जो थोड़े ही दिन करता है, जैसे जैसे तैयारी करने लगता है, शुरू होता है, स्टेटस लगाता है, अभी तो हौसले ने उड़ान भरी है, पंख कटे नहीं है, पता नहीं क्या क्या लगाता है वो। ये बीकानेर है प्रधान। हाँ, एक छोरा मेरे पास भी वो पढ़ के गया, और मैंने उस छोरे को कहा, मैंने कहा बेटा 12वीं हो गई, अब यूपीएससी कर ले। बोले ठीक है। मुश्किल से पास हुआ था 12वीं में। उसके दिमाग में आ गया, कहना तो पड़ता है, ये सबको ही कहना पड़ता है, वो तो उसके दिमाग में आ गया, दिल्ली चला गया। 2 5 दिन 10 दिन महीने तक तो ऐसे स्टेटस लगाए उसने, बस किताबों के, यूपीएससी से प्यार हो गया, आई लव यूपीएससी, आई लव आईएएस सर, ऐसे लिखता है, आई लव आईपीएस सर। 5-10 दिन, महीने, 2 महीने, 2 महीने, 4 महीने लिखे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो वापस कौन से कारक पर आ गया वो? अक्ष कारक पर। पहले कौन से कारक से प्रेरित होकर गया था? लेकिन वायु कारक से प्रेरित होने वाले बालक को अपने आप उठना पड़ता है, अपने आप कार्य करना पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। आप में से कुछ लोग ये कहते हैं ना कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, एक शायरी सुना दो। इसका मतलब कौन सा कारक है? अक्ष कारक। आप में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर नींद आ रही है, ब्रेक दे दो, चाय पिए हैं। कौन सा कारक है? अक्ष कारक है। आप में से ये कह रहे हैं कि सर आज तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, कितने सिद्धांत और बचे हैं। कौन से कारक से है? अक्ष कारक से। बताओ, हैं? सब पे ही? चलो लिखो, पर्ची दो ना मुझे। पर्ची आई है ना? किसके पास आई है? नेक्स्ट लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार 2 कारकों के कारण बालक प्रेरित होता है। अरे ये एक आदमी को तो मैंने समझा दिया था, प्रेरक ड्राइव अंतर्नोद चालक ही होता है। नहीं होता है भाई, प्रेरक नहीं होता है। प्रेरक तो एक प्रोत्साहन होता है अपने आप में, ये मैंने समझा चुका था मैं। आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। कभी भी ड्राइव में हम लोग प्रेरक नहीं रख सकते हैं। देखो ध्यान से देखना, ड्राइव जो होता है ना, वो तो एक तनाव है, शरीर में उत्पन्न हुआ एक तनाव है। ध्यान रखिए, प्रेरक कभी भी तनाव नहीं होता। प्रेरक तो उस तनाव को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका निभाता है। समझ पाए क्या? देखो आग जल रही है ना, जलती हुई आग में 1 चम्मच घी डालना, वो घी तो प्रेरक है। घी क्या है? प्रेरक है। और वो जो आग जोर से जली है ना, वो तनाव है, वो चालक है। कभी भी घी आग नहीं हो सकता है। घी केवल आग को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, चला सकता है। हाँ, क्या? जोर से प्रेरक है? हो सकता है। अरे मैं बताऊं, उस व्यापक अर्थ में प्रेरक लक्ष्य हो सकता है। कैसे हो सकता है?
आपको प्रेरित किया भोजन ने। किसने प्रेरित किया? भोजन ने। सुनिएगा आप मेरी बात को। अब इस भोजन को कहां रखेंगे आप लोग? बताइए, भोजन को आवश्यकता में रखेंगे क्या? भोजन को चालक में रखेंगे क्या? भोजन को कहां रखना पड़ेगा? प्रोत्साहन में रखना पड़ेगा। भाई मैं ये बताऊं, ये मार्कर, मैंने आपको कहा कि ये 20 सवाल याद करेंगे, ये मैं मार्कर दूंगा, ये मार्कर आपको प्रेरित कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मार्कर आपको प्रेरित कर रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये मार्कर आपके लिए क्या है? लक्ष्य एक नहीं है। जब आपने कार्य पूरा कर लिया, ये मार्कर प्राप्त कर लिया, इसका मतलब अभिप्रेरणा समाप्त हो गई कि नहीं होगी? तो प्रेरक और कहीं रख नहीं सकते, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। प्रेरक है अलग चीज। भाई मैं ये नहीं कहूंगा प्रेरक टारगेट है, कतई नहीं है, लेकिन इन अभिप्रेरणा के चरणों के संबंध में हम इसको टारगेट में रखना पड़ेगा। प्रेरक मोटिव अलग चीज है, टारगेट अलग चीज है, दोनों बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन जब अभिप्रेरणा के चरणों की बात आएगी और तीसरा चरण होगा, तो तीसरा चरण प्रेरक हो सकता है, उद्दीपक हो सकता है, प्रोत्साहन हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है। हमें वो प्रेरक प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो रखना पड़ेगा अपने को मजबूरी में। एसी का क्या करूं? बंद करूं? चलो लिखो, क्या लिखा है हमने? दो कारकों से प्रेरित होता है। पहला लिखो अक्ष कारक। पहला लिखो अक्ष कारक। क्या लिखा है? अक्ष कारक है। लिखो, इससे इससे प्रेरित व्यक्ति को, इससे प्रेरित व्यक्ति को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। इससे प्रेरित व्यक्ति को नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। नकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। यह व्यक्ति नेक्स्ट लिखो, यह व्यक्ति आकांक्षा विहीन, क्षमता विहीन एवं आलसी प्रकार का होता है, जो केवल शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता तक सीमित रहता है। जो केवल शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता तक सीमित रहता है। आवश्यकता तक सीमित रहता है। दूसरा लिखो वाई कारक। वाई कारक इसमें लिखो इसे सकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। इसे सकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। इसे सकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। सकारात्मक अवधारणा से विश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट लिखो, यह व्यक्ति महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षी क्षमतायुक्त क्षमतायुक्त आत्मजागरूक आत्मजागरूक एवं स्वतः स्फूर्त होता है तथा आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचता है तथा आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचता है। कितने सिद्धांत हो गए? 8 नंबर लिखो, द्विघटक सिद्धांत। हाँ देख लिया मैंने, लिखो द्विघटक सिद्धांत। यही बचा है, अभिप्रेरणा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आके वापस शुरू नहीं करना पड़ेगा, केवल ये 2 नाम लिखने हैं। द्विघटक सिद्धांत किसने दिया है? हर्ज़बर्ग ने दिया है, हर्ज़बर्ग ने दिया है। और ये कहता है कि बालक 2 घटकों के कारण विप्रेरित होता है, एक घटक तो आरोग्य है, एक घटक अभिप्रेरण है। और सेम वही विशेषता बताइए, अक्ष कारक के समान जो होता है ना वो तो आरोग्य घटक होता है, और वाई कारक के समान होता है वो कौन होता है? अभिप्रेरण घटक होता है। सीधा सीधा उतार लो जैसे लिखा हुआ है। 2 ही घटकों से प्रेरित हो रहा है, एक तो कौन सा? आरोग्य, और एक अभिप्रेरण। अंतर इतना सा है कि इसने अक्ष कारक बताया, इसने इसको आरोग्य नाम दे दिया, इसने वाई कारक बताया, इसने इसका अभिप्रेरण घटक नाम दे दिया, सिद्धांत का नाम बदल दिया। हो गया? फिर चाय पी के आ जाना। बाहर जाने की तो मनाही है? बाहर जा सकते हैं, जाइए।